नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, एक पुरानी कहावत है, कहीं की ईंटें कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। आज प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं तीसरी बार लोकसभा 2024 जीतने के बाद, और इसी समय यह कहावत वायरल हो रही है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर। कहीं की ईंटें कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मतलब विचारधारा से अलग अवसरवादिता का परिचय देते हुए एकजुट हो जाना, क्या यह अस्थायी सरकार की गारंटी होगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई जा रही कोलिशन सरकार, जिसे लोग बैसाखियों की सरकार कह रहे हैं, लंगड़ी सरकार कह रहे हैं, यह सरकार कितने दिनों तक चलेगी? ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिया है बहुत पहले। देखिए और इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच। उनका कहना है, अभी हम सरकार नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि निकट भविष्य में हम सरकार नहीं बनाएंगे। सरकार बनने के पहले, शपथ के पहले ममता बनर्जी का यह बयान चौंकाने वाला है, कान खड़े करने वाला है। और इसके पहले जिस तरह से जनता दल यू के प्रवक्ता ने कहा, केसी त्यागी ने, कि हमें तो पीएम पद का ऑफर आ रहा है इंडिया की ओर से। अगर हम देखेंगे कि हमारे मुताबिक सरकार नहीं चलेगी तो हो सकता है कि पीएम पद के दावे को कबूल कर लिया जाए। लेकिन इसका तुरंत खंडन कर दिया इंडिया गठबंधन ने। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया है। ऑफर दिया गया था, लेकिन वह उप प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर दिया गया था, प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर नहीं दिया गया। तो देखिए क्या होता है। शपथ तो हो रही है, आज शाम 7:15 बजे शपथ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और लगभग 1 घंटे में समापन हो जाएगा। लेकिन इस शपथ में जो बातें उभर करके सामने आ रही हैं वह है विरोधी विचारधाराओं के साथ सरकार बनाना। और जब विरोधी विचारधाराएं हैं तो कैसे संतुलन स्थापित करके सरकार को चलाया जाएगा। आपको हम बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी वामपंथी पार्टी नहीं है, लेकिन वामपंथ के रास्ते पर चलती जरूर है। तेलुगु देशम पार्टी, जिसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू हैं, इस पार्टी में पोलित ब्यूरो हुआ करता है। वामपंथी पार्टियों में पोलित ब्यूरो होना और पोलित ब्यूरो के अनुसार काम करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, देश हित में काम करना सिर्फ और सिर्फ वामपंथी पार्टियों में होता है, शुरू से अभी तक, आगे भी होगा। लेकिन किसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी, किसी समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं देखा गया है। तो जाहिर है कि जब वामपंथी विचारधारा से ग्रसित चंद्रबाबू नायडू दक्षिणपंथी विचारधारा से गठजोड़ कर रहे हैं और मिला जुला करके सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह विपरीत विचारधाराएं कितने दिन तक साथ चलेंगी? जब विपरीत विचारधारा होती है तो हनीमून पीरियड तो मनाया जा सकता है, शुरुआती के दौर में काम किया जा सकता है,
लेकिन जब लंबे समय तक काम करना होता है तो कई अड़चनें आकर के खड़ी हो जाती हैं। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जिन जिन मांगों को नज़रअंदाज किया था, जिन जिन मांगों को पेश किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि इन मांगों पर विचार कीजिए, इन मांगों को मानिए, उसके बाद हम विचार करेंगे साथ में मिलकर के सरकार चलाने के लिए। और वो मांगे थी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, महत्वपूर्ण मंत्रालयों को टीडीपी और जनता दल यू के बीच बंटवारा करना। वे महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन से हैं? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जिसके अंतर्गत ईडी आती है, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। इन मंत्रालयों को देने से इनकार कर दिया नरेंद्र मोदी ने। विशेष राज्य का दर्जा देने से भी मना कर दिया नरेंद्र मोदी ने। जनता दल यू की तरफ से और भी मांगे हैं। उनकी मांगे हैं कि अग्निवीर की समीक्षा किया जाए, यानी दूसरे शब्दों में अग्निवीर की बहाली जो हुई है उसे खत्म किया जाए और पुराने सिस्टम पर जिस तरह से कांग्रेस के शासन में सेना में बहाली होती थी वही ढर्रा अपनाया जाए। सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, CAA, NRC जैसे घातक कानूनों को वापस लिया जाए। यह सब मांगे रख चुके हैं केसी त्यागी जो जनता दल यू के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। लेकिन इन मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ठंडे बस्ते में डालने का मतलब है कि इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया गया है। जनता दल यू की एक मांग और है जो सबसे बड़ी और गंभीर मांग है, वह है ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग की जनगणना कराई जाए और उन्हें उनका हक अधिकार दिया जाए। आपको मालूम ही है कि नीतीश कुमार ने 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को छोड़ करके आए थे और राष्ट्रीय जनता दल के मिल करके सरकार बनाए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाए थे, तो जो सबसे बड़ा काम किया था वह ओबीसी जनगणना का काम किया था। और ओबीसी जनगणना की रिपोर्ट आई भी। पूरे देश में भूकंप मच गया जब पता चला कि 63% आबादी इस देश में ओबीसी की है। बिहार में जनगणना होने पर पता चल गया, लेकिन पूरे देश में जनगणना नहीं हुई, इसलिए पता नहीं चल सका। तो राष्ट्रीय जनता दल यू की सबसे बड़ी मांग यही है कि ओबीसी जनगणना कराई जाए और उन्हें उनका हक अधिकार दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी इसे सिरे से नकारते आ रहे हैं। और इस मांग को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठंडे बस्ते में डाल करके चलेंगे और नहीं मानेंगे तो हमें लगता है कि सरकार गिराने का सबसे बड़ा सबब यही मांग होगी। और नीतीश कुमार की अगर यह मांग इस मांग को मनवाने के लिए जोर आजमाइश की जाएगी तो उनका साथ इंडिया भी देगा, क्योंकि राहुल गांधी तमाम मंचों पर, तमाम जनसभाओं में ओबीसी का मुद्दा उठा चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो तीसरी शपथ ले रहे हैं, इनके शपथ लेने के साथ ही पूरे देश में चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या विपरीत विचारधारा की सरकार कितने समय तक चलेगी, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल चलेगी। ममता बनर्जी ने शुरू में ही जो बातें कही है उनकी बातों की भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बना रहे हैं जरूर,
लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का उन्हें अनुभव नहीं है। 2002 से 2024 तक, या यूँ कहें 2001 से 2024 तक, इन 25 सालों में नरेंद्र मोदी न तो कोई चुनाव हारे हैं और न किसी कमज़ोर सरकार, कम बहुमत की सरकार का नेतृत्व किए हैं। उनका अनुभव नहीं है कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का। भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार मनमोहन सिंह की सरकार को कहती थी कि यूपीए सरकार को रिमोट से चलाया जा रहा है और वह रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में है। आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि यूपीए सरकार के लिए तो एक ही रिमोट था, लेकिन आज तो दो दो रिमोट हो गए हैं। पहला रिमोट 16 सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू का और दूसरा रिमोट नीतीश कुमार का 12 सीटों के साथ। और इन्हीं दोनों घटक दलों के आधार पर ही सरकार बनाई जा रही है। जिस दिन ये दोनों पार्टियां रिमोट से टीवी को ऑफ करने यानी सरकार को गिरा देने की बटन दबा देंगी, उस दिन नरेंद्र मोदी सरकार भरभरा करके ढह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक नहीं कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने एक वीडियो जारी किया है और यह वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि पेगासस की जांच होनी चाहिए और इसी पेगासस की जांच के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो निर्णय दिया, उस निर्णय को मानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वकील साथ नहीं दिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और जांच कराएंगे इसकी। अगर सरकार नहीं जांच कराएगी तो हम जांच कराएंगे। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बारे में क्या जांच हुई, क्या रिपोर्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करने जा रहा है, कुछ भी सामने नहीं आया है। तो पेगासस के मामले को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुखती रगों में से एक है, इसको शपथ के पहले उठा करके नारा लोकेश, चंद्रबाबू नायडू के बेटे विधायक ने जो सवाल खड़ा किए हैं, यह सवाल बहुत मौजू है। और जब शपथ के पहले यह सवाल खड़े हो गए हैं तो शपथ के बाद और आने वाले कुछ दिनों में क्या यह मामला बड़ा नहीं हो जाएगा? हो सकता है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आप अच्छी तरह से समझते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा मानी जाती है और इस दक्षिणपंथी विचारधारा में ब्राह्मणवाद और मनुवाद की छौंक भी है, उग्र हिंदुत्व की छौंक भी है और अपने को हिंदुत्ववादी पार्टी कहने में कोई गुरेज नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और इनके साथ जो दो पार्टियां जनता दल यू और टीडीपी है, यह भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में शुमार की जाती है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म विहीन होना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब हिंदू विरोधी या मुस्लिम विरोधी या कोई और धर्म विरोधी नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों के विकास के लिए काम करना, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना, सभी धर्मों में तालमेल स्थापित करना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो सिर्फ हिंदुत्व को लेकर के चलती है और राम मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को ढहाने का काम और मथुरा में ईदगाही मस्जिद को ढहाने के लिए जो योजनाएं बना रखी है, क्या यह सब चरितार्थ हो पाएगा? क्या ज्ञानवापी को ढहा करके वहाँ पर शिव का मंदिर बनाया जाएगा? मोदी के तीसरे
पीरियड में क्या ईदगाही मस्जिद का विध्वंस करके कृष्ण का मंदिर बनाया जा सकेगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। और अगर ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो इनकी सरकार नहीं बचेगी। धर्मनिरपेक्षता एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश को एक रखने में, इस देश को आगे बढ़ाने में। अगर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण जैसी नौबत आती है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी नौबत को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जाना जाता है। तो क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कोर एजेंडे से अलग हट करके सरकार चलाएंगे और ऐसा करेंगे तो क्या इसे अवसरवादिता नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। और हमें लगता है कि अवसरवादिता का ही परिचय देते हुए नरेंद्र मोदी ने भानुमति का कुनबा जोड़ा है, कहीं की ईंटें कहीं का रोड़ा जोड़ा है और अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं शाम को 7:15 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 10 सालों से राज करते आए हैं, उन्हें एक अहंकारी और तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित किया गया है। अहंकारी और तानाशाह रवैया किन कारणों से है इसे आप अच्छी तरह से समझते हैं। और इन 10 सालों में विपक्ष को खत्म कर देने के लिए जेपी नड्डा ने बिहार में भाषण देते हुए कहा, अमित शाह ने दक्षिण भारत की किसी रैली में कहा कि विपक्ष होना ही नहीं चाहिए, विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए और 50 सालों तक नरेंद्र मोदी का राज होना चाहिए। 50 सालों की बात जेपी नड्डा ने भी कही थी, लेकिन 50 साल क्या 10 साल में भी टाएं टाएं फिश हो गई इनकी भगवा सरकार। और अब 2 बैसाखियों पर लंगड़ी सरकार के रूप में, कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में चिन्हित की गई है आज 9 जून से। अब देखिए 9 जून के को तो शपथ ले रहे हैं, सरकार बन रही है और उस तिथि का इंतजार है जिस तिथि में यह सरकार गिरेगी। और वह तिथि, उसी तिथि की ओर ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच, देखो और इंतजार करो। हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं सरकार की गतिविधियों पर, बनने से लेकर के बिगड़ने तक हम देखते रहेंगे और बिगड़ने के बाद फिर अपना एजेंडा लागू करेंगे, कार्रवाई करेंगे और अपनी सरकार यानी इंडिया की सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तीसरे टर्म में कई चुनौतियां हैं। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी आज के दिन सक्षम हो गए हैं। आज नेहरू की तरह तीसरे टर्म की शुरुआत करेंगे, लेकिन याद रहे कि नेहरू जैसा व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी का नहीं है। नेहरू जितना कद नरेंद्र मोदी का नहीं है। और नेहरू जैसी धर्मनिरपेक्षता, नेहरू जैसा समाजवाद, नेहरू जैसा लेखक जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और तमाम किताबें लिखी देश हित में, वैसा चरित्र, वैसी शिक्षा, वैसे संस्कार नरेंद्र मोदी का नहीं है। नेहरू से नरेंद्र मोदी की तुलना करना सूरज को दिया दिखाने के समान है। अगर नेहरू सूरज हैं तो नरेंद्र मोदी दिया हैं, दीपक हैं, जुगनू हैं। एक बात और, अगर नरेंद्र मोदी नेहरू बनने की बात कह रहे हैं तो नेहरू का तीसरा टर्म 1962 में आया था। 1962 से 1967 तक उन्हें प्रधानमंत्री पद पर रहना था, लेकिन दुर्भाग्यवश 1964 के मई महीने में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनका देहांत हो गया था। उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया था।
हम नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं जो नेहरू के ढर्रे पर चलने की बात कह रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि नेहरू की तरह तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी भी महापरिनिर्वाण प्राप्त करेंगे, लेकिन हम यह इतना जरूर कह रहे हैं कि नेहरू से अपनी तुलना करना, नेहरू महासागर हैं तो नरेंद्र मोदी नदी और नाला हैं। नेहरू को गालियां देना, नेहरू को कोसना, नेहरू को भला बुरा कहना भगवा गैंग की फितरत है। और इस फितरत को अगर तीसरे टर्म में भगवा गैंग के लोग, आईटी सेल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग वही पुराना ढर्रा अपनाएंगे तो यह भी एक सबब हो सकता है कोलिशन गवर्नमेंट के गिरने का, लंगड़ी सरकार के औंधे मुंह गिरने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विभागों का बंटवारा कर रहे हैं उसमें अमित शाह का कद बहुत छोटा कर दिया गया है। अमित शाह 2019 में गृह मंत्री बनाए गए थे। राम मंदिर का निर्णय आना था, फैसला आना था और तमाम तानाशाही कानून को बना करके लागू करना था, किसान कानून बनाना था और CAA NRC बना करके लागू करना था। इन सब तानाशाही कानूनों को लागू करने के लिए अमित शाह को लाया गया था। लेकिन पहले तो सुनने में आया कि मंत्रिमंडल की जो सूची है, जो शपथ लेने जा रही है, उसमें अमित शाह का नाम ही नहीं है। JP नड्डा का नाम है, राजनाथ का नाम है, नितिन गडकरी का नाम है, बाकी तमाम मंत्रियों का नाम है जो पहले रह चुके हैं। लेकिन जो 17 मंत्री बिहार और उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में हार चुके हैं उनका नाम नहीं है। उसमें स्मृति ईरानी भी हैं और कई नेता भी हैं, अनुराग ठाकुर भी हैं। तो इस बार मंत्रिमंडल की लिस्ट में सबसे नीचे अमित शाह का नाम है। आपको बता दें कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने इन 10 सालों में जिस तरह से तानाशाही का परिचय दिया, अहंकार का परिचय दिया, विपक्ष को खत्म करने, विपक्ष को जेल में डालने, भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष को समाप्त करने का अभियान चलाया था, तमाम विपक्षी सरकार को गिराने और अपनी सरकार बनाने का काम किया था, वह अमित शाह अब नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ नहीं रह गए हैं, बाएं हाथ भी नहीं रह गए हैं, बल्कि लिस्ट में सबसे नीचे आ गए हैं। और इतना निश्चित है कि उन्हें फिर से गृह मंत्री का पद नहीं मिलने वाला है, गृह मंत्रालय उनको नहीं मिलने वाला है। उम्मीद है कि JP नड्डा या राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया जाए, क्योंकि गृह मंत्री के रूप में न तो नीतीश कुमार पसंद करते हैं अमित शाह को और न चंद्रबाबू नायडू वही हैं जिन्हें कुछ समय पहले जेल में भेजा गया था और अमित शाह के इशारे पर ही उन्हें जेल भेजा गया था। आंध्रा के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने उन्हें CID के एक रिपोर्ट पर जेल भेजा था और उन्हें जेल से तब छोड़ा गया जब उन्होंने कबूल कर लिया कि हम NDA में आ रहे हैं। तो कनपटी पर बंदूक रख करके अगर कोलिशन बनाया गया है, गठबंधन बनाया गया है, तो यह गठबंधन कितने समय तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ममता बनर्जी ने जो कहा है और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देखिए और इंतजार कीजिए, समय बदलेगा, वक्त बदलेगा और उनका समय आएगा और इंडिया की सरकार बनेगी। लेकिन इसके पहले एक आपको शायरी सुना देते हैं अखिलेश यादव की। ऊपर से कोई तार नहीं, नीचे से कोई आधार नहीं, अधर में जो लटकी है यह कोई सरकार नहीं। जो मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री या तमाम मंत्री शपथ ले रहे हैं
उसके ऊपर यह कविता लिखी है अखिलेश यादव ने। इसी तरह से दुष्यंत की एक शायरी है, तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।